हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मंथापा। तो फ्रेंड्स, जो है आज जो है मैं आपके सामने जो है एक एनालिसिस लेकर आया हूँ कि हम सेक्टर को किस तरीके से एनालाइज करें और सेक्टर के बाद में जो है हम जो है किसी भी कंक्लूजन पे कि मतलब कि कौन सा हमें जो है बैंक के लिए हमें जो है वो देखना है या कौन सा जो है हमें जो है किस तरीके से किस कंपनी के बारे में हमें एनालिसिस करनी है, तो उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है हम एक जो है इंडाइसिस को पकड़ लेते हैं कि हमारे जो है मेजर इंडाइसिस कौन कौन से हैं। तो मेजर इंडाइसिस में जो है अभी क्या क्या जो है मूवमेंट हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम जो है ये स्टॉक एज जो है इसकी वेबसाइट में है। मार्केट होम में ना जाके जो हम इसमें इंडाइसिस में क्लिक करेंगे, उसके बाद में हम जो है इसको लूजर में क्लिक करेंगे कि कौन कौन सी जो है लूज कौन कौन से करिए। तो 1 वीक में देखा जाए तो सबसे पहले जो है ये माइक्रो कैप, अल्फा, स्मॉल कैप, इसको छोड़ के अगर हम जो है सेक्टर के बारे में देखें तो पीएससी जो है ये सबसे ज्यादा है, फिर रियल्टी, उसके बाद में निफ्टी ऑयल एंड गैस जो है। ये तीनों सेक्टर जो है सबसे ज्यादा जो है डीप अंडर परफॉर्म करा हुआ है 1 वीक के चार्ट में। 1 मंथ में अगर देखा जाए तो निफ्टी रियल्टी एंड निफ्टी ऑटो एंड ऑयल एंड गैस जो है ये 12-13% के आसपास टूट चुके हैं 1 महीने में। अगर वहीं 3 मंथ्स का देखा जाए तो पीएसयू बैंक 12% के आसपास में, ऑयल एंड गैस 11% के आसपास में, पीएससी जो है वो 10.2 के आसपास में टूटा हुआ है। वहीं पर ही जो है अगर हम इसको 6 मंथ के आसपास में देखा जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक जो है सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। उसके बाद में ऑयल एंड गैस जो है वो 2.6% टूटा है। 1 ईयर में अगर देखा जाए तो निफ्टी मीडिया है। निफ्टी मीडिया, देखो मीडिया सेक्टर जो है मुझे जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। इसका रीज़न ये है कि देखो मीडिया जो है इनका जो ज़्यादातर जो रहता है वो कैसे रहता है कि अपना टीवी शोज़ वगैरह में ज़्यादा रहता है, या फिर उसके बाद में एड में ज़्यादा ये फोकस्ड रहते हैं। उसके बाद में जो है टीवी शोज़ का ये रहता है कि ये जो है आपको क्या है कि इन्होंने जो है कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह लिया और आपको जो है वो शो करा। अब इसमें दिक्कत क्या रहता है कि आजकल जो है बहुत सारे जो है इनका कंपटीशन जो है फेसबुक, गूगल जो है ये सारी चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि ऐड जो है बहुत ज़्यादा जो है फेसबुक, गूगल मीन्स आप ये सकते हो सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट बेस्ड ऐड जो है वो ज़्यादा ड्रिवन हो गई हैं। यूट्यूब में बहुत सारे आजकल ऐड आते हैं, तो इनका जो है थोड़ा सा कंपटीशन लेवल जो है वहाँ से काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसलिए जो हम इसको निफ्टी मीडिया को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम 2, 5 या 1 साल में अगर हम करें, 5 साल में तो कोई लूजर हमें दिख नहीं रहा है। 5 साल में अगर देखें तो निफ्टी मीडिया है, 1 साल में अगर हम देखें तो निफ्टी मीडिया है, और अगर 6 मंथ में देखें तो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म जो करा है वो निफ्टी पीएसयू बैंक ने करा है। तो अब निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर में हम क्लिक कर लेते हैं और हम इसके जितने भी स्टॉक्स जो है उसको हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो है लूजर जो है वो कौन कौन है। तो इसको हम 1 साल के टाइम फ्रेम में चूज कर लेते हैं, कोई नहीं है। 6 मंथ के टाइम फ्रेम में चूज कर लेते हैं। तो देखो 6 मंथ के टाइम फ्रेम में जो है सबसे ज्यादा लूजर जो है बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब सिंडियन बैंक है, कैनरा बैंक है। तो आप जो है इन सब में से जो है आपको जो बेस्ट स्टॉक लगता है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस को पूरा डीप एनालिसिस करने के बाद में उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं फॉर कि आपका जो है कि आप जो है वेल्थ क्रिएट कर सको। क्योंकि जो इतना टूट चुके हैं, जिसका इंडेक्स इतना टूट चुका है, जिसका स्टॉक इतना टूट चुका है, तो वो जो है वो आपको डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पे बाय करने का जो है वो ऑप्शन दे रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वो स्टॉक जो आप जो है बाय करना चाहते थे जो अभी छूट चुका है, तो डेफिनेटली जो है आप इस टाइम पे जो है उस स्टॉक को जो है कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो है देखो ये मोमेंटम स्टॉक के बिल्कुल जो है वो अपोजिट में है। मोमेंटम स्टॉक को हम तब बाय करते हैं जब वो उनकी मूवमेंट ज्यादा हो रही हो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं। तो ये वैल्यू बाइंग है। वैल्यू बाइंग और मोमेंटम जो है वो हमेशा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो यहाँ पे जो है आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए सोचे तो डेफिनेटली जो है इंडेक्स पे और दबाव बन सकता है, इंडेक्स जो है और नीचे आ सकता है, और स्टॉक भी जो है इंडिविजुअल जो है वो भी और नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर हम वैल्यू बाइंग की बात करें कि हमें जो है ये अभी किस लेवल पे मिल रहा है, तो हमें डेफिनेटली ये अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएबल लेवल पे जो है मिल रहा है। क्योंकि ये जो है अभी देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने की वजह से जो है ये स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट गए। डेफिनेटली रिजल्ट का भी कुछ स्टॉक में इम्पैक्ट होगा क्योंकि रिजल्ट सीजन चालू हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक में रिजल्ट आने के बाद में ये डाउनफॉल आ गया। क्यों? क्योंकि जो है अभी पूरा का पूरा मार्केट ही डाउन है, तो इसलिए जो है पर्टिकुलर इंडेक्स, पर्टिकुलर स्टॉक में भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो अब इन सारे बैंक में से जो है मैंने आपके लिए जो पूरा स्टडी करके जो चूज़ करा है वो कैनरा बैंक चूज़ करा है। तो आज जो है हम कैनरा बैंक के बारे में जो है पूरा डीप डाइव करेंगे और उसको समझेंगे कि कैनरा बैंक क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, कैनरा बैंक जो है वो मर्ज हुआ था एस्टवाइल सिंडिकेट बैंक से 2021 में। कैनरा जो है वैसे जो बना था वो 1906 में बना था, एंड 1969 में जो है वो एक नेशनलाइज बैंक हो गया था।
13 जो है अदर कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सारा मिलके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको बनाया। द बैंक जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। ये जो इसका जो मर्जर हुआ था वो एस्ट्रॉयल सिंडिकेट बैंक से जो है 2020 1 अप्रैल को जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसके जो रेशियो अगर जो है अगर वो देखें तो CARA जो है 16% है। ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 3% के आसपास का रहता है इसका। ग्रॉस एनपीए जो है 4% है, विच इज लिटिल हाई एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। नेट एनपीए जो है 1.2 है, जो कि थोड़ा सा मैं कहूँ कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही इसको हम बोलेंगे। बट ठीक है, इससे पहले तो बैंक में लास्ट इसके हम एनपीए वगैरह चेक करेंगे तो वो काफ़ी हाई भी गए थे। इस टाइम पे तो ओवरऑल जितने भी बैंक के जो है वो लोएस्ट एवर एनपीए में जो है सारे के सारे बैंक काम कर रहे हैं। वहीं पर ही कासा जो है अगर उसका हम देखेंगे तो 32.2 के आसपास में जो है कासा रेशियो है, मतलब इतने सारे जो है करंट और सेविंग अकाउंट हैं। ग्रोस लोन जो है इसका 9,60,602 करोड़ का है। पीसीआर जो है 89 का है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है 47.03 है और कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो 5% के आसपास है। कॉस्ट ऑफ फंड देखा जाए तो इसने काफी अच्छा रखा हुआ है। 5% इज अ गुड कॉस्ट ऑफ फंड आई वुड से। ठीक है, बैंक has a market share of 6.2% and 6.5% in net advance and total deposit respectively as on June 2023। ब्रांच अगर नेटवर्क देखा जाए तो इसके जो है 9,604 ब्रांचेज हैं। तेर एक 13,167 ब्रांच पॉइंट हैं। 10,209 एटीएम है। 1,946 रिसाइकलर्स हैं अक्रॉस द इंडिया। ये जो है 4 इंटरनेशनल ब्रांचेस में भी काम करता है। इसके अलावा जो है अगर इसका रेशो देखा जाए तो रूरल में जो है 32% इसके बैंक्स हैं। 92% जो है सेमी अर्बन में है। 20% अर्बन में है और 19% जो है वो मेट्रो सिटीज में है। इसके अलावा जो है 211 डोमेस्टिक ब्रांचेस जो है वो भी ओपन हुए हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, ये इनका जो है बेसिकली प्लान है। इसमें से कुछ हो चुके होंगे, कुछ जो है वो आने वाले टाइम में होगा। अगर अभी का देखा जाए तो कॉर्पोरेट लोन जो है वो करीबन करीबन जो है 45% का जो कंट्रीब्यूशन करता है। वहीं पर ही एग्रीकल्चर लोन जो है 25% का है। रिटेल 16% का है और एमएसएमई जो है 14% का है। तो दोस्तों इसका जो है अगर आप देखा जाए तो ज़्यादातर लोन जो है वो कॉर्पोरेट लोन्स हैं। जो बैंक जो बैंक जो है ज़्यादा फोकस रिटेल के ऊपर करती है उनको उतना ही जो है उनका जो मार्जिन जो है वो ज़्यादा मिलता है। जितना वो कॉर्पोरेट के ऊपर फोकस करती है उनका मार्जिन जो है वो रिड्यूस होता रहता है। यहाँ पे जो है रिटेल के ऊपर इनका फोकस थोड़ा कम है, तो इसलिए जो है इनके मार्जिन भी जो है जैसे हमने अभी डिस्कस करा वो थोड़े से कम है। रिटेल बुक का अगर हम बात करें तो उसमें जो है हाउस लोन जो है वो 60% के आसपास में है। पर्सनल लोन जो है वो 19% है। व्हीकल लोन जो है 11% है और एजुकेशन लोन जो है वो 10% के आसपास है। कॉर्पोरेट बैंक का अगर हम एक्सपोजर वगैरह देखें तो टोटल साइज ऑफ कॉर्पोरेट बुक इज 4,19,113 करोड़ के आसपास में। टॉप इंडस्ट्रीज जो जिसमें जो बैंक जो है कॉर्पोरेट बुक जो इन्होंने जो लोन वगैरह दिया हुआ है जिसमें ये काम करती है उसमें एनबीएफसी को 32% है। इंफ्रास्ट्रक्चर को 31% है। टेक्सटाइल को 4% है। आयरन एंड स्टील को 4% है। कमर्शियल रियल एस्टेट को 5%। फूड प्रोसेसिंग को 3। इंजीनियर को 3। पेट्रोल कोल एंड प्रोडक्ट एंड न्यूक्लियर फ्यूल को 3% है एंड कंस्ट्रक्शन को 2% है। केमिकल प्रोडक्ट्स को 3% के आसपास है। वहीं पर ही जो है अगर हम जो है इसके जियोग्राफिकल जो है उसको अगर हम देखें तो जियोग्राफिकली ये कहाँ कहाँ पे करता है तो डोमेस्टिकली देखा जाए तो इसका 93% के आसपास है। मतलब ऑल ओवर इंडिया से जो है सबसे ज़्यादा इसका रेवेन्यू आता है और ओवरसीज दूसरी कंट्रीज से 7% के आसपास में आता है। इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में जैसे हमने बात करा था तो इसके जो है 4 ब्रांचेज हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, दुबई में है और उसके बाद में जो है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। अच्छा ये तो है इंडिया का ही आ गया। ठीक है, beside the above 4 branches the bank has a representative office in UAE and a WOS Canara Bank Tanzania Limited. Bank has also progressed toward divestment, winding up of a Canara Bank Tanzania Limited, which is expected to be completed in financial year 2025. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी जो बनी है वहाँ पे ब्रांच एट अहमदाबाद गुजरात हैज़ बीन इनॉग्रेटेड टू फैसिलिटेट कस्टमर विद फॉरेक्स ट्रांजैक्शन मनी मार्केट डील्स एंड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट अदर देन द वेरियस कॉर्पोरेट सर्विसेज। उसके बाद में सिग्निफिकेंट सब्सिडीज जो ऑपरेशन जो है वो रिटेल बिजनेस थ्रू इस सब्सिडरी भी जो है ये काम करता है जो कि है कैनरा रोबोटेक असेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 51% स्टेक जो है इसमें इसका है। इट इज अ जेबी ऑफ अ कैनरा बैंक एंड ऑरिक्स कॉर्पोरेशन जापान विच हैंडल 24 म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंक्लूडिंग
गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इट रजिस्टर्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 124.75 करोड़। तो ये जो है इन्होंने जो जॉइंट वेंचर कर रखा है इसमें 51% स्टेक जो है वो कैनरा बैंक का है। ये भी आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। उसके वैल्यूएशन के 51% जो वैल्यूएशन जो है वो इसको भी मिलनी चाहिए। कैनरा बैंक जो है इसकी सिक्योरिटीज लिमिटेड खुद के जो स्टॉक लिस्टेड जितने भी मार्केट में शेयर को खरीदना बेचना ये सारी चीजें होती हैं ये भी है इसका। ये जो है इट इज अ WOS ऑफ बैंक विच ऑफर्स अ डिमैट सर्विसेज ऑनलाइन ट्रेडिंग ई इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल क्लाइंट। इट रजिस्टर्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10 करोड़ रुपीज। तो ये काफी छोटा है बट यस इसका जो है इट इज अ पार्ट ऑफ कैनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड ऑल्सो। उसके बाद जो है इसने जो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में भी जो है जो जेवी कर रखा हुआ जिसमें 51% का जो है स्टेक जो है वो कैनरा बैंक का है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जॉइंट वेंचर जो है ये HSBC के साथ में करके जो है लाइफ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। और इसमें जो है कुछ होल्डिंग जो है एशियन पैसिफिक HSBC पंजाब नेशनल बैंक जो है वो भी है। इट रिकॉर्डेड अ प्रॉफिट ऑफ 113 करोड़ का जो है प्रॉफिट जो है इन्होंने भी यहाँ पे रजिस्टर्ड करा हुआ है। उसके बाद में कैन फिन होम्स लिमिटेड जो है इसमें 30% का जो है इसमें स्टेक है। 50% से कम है बट 30% इज ऑल्सो काफी बड़ा स्टेक माना जाता है। इट इज वन ऑफ अ प्रीमियर हाउसिंग फाइनेंस एंटिटी इन द कंट्री। इट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 750 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25 वर्सेस 621 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो जो इसका जो होम्स में जो ये जितने भी फाइनेंसिंग करती हैं उसका जो है ये प्रीमियम सेक्टर में जो है दे आर वन ऑफ दोज। और इसका जो है प्रॉफिट भी जो है काफी बड़ा है। 750 करोड़ के आसपास का जो है इन्होंने प्रॉफिट करा हुआ है। कैन बैंक फैक्टर लिमिटेड जो है इसमें 70% का स्टेक है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ। अदर सब्सिडीज भी है। बैंक हैज टोटल 8 सब्सिडीज एंड 5 एसोसिएट्स। ठीक है। इसमें जो है बैंक ने जो है कुछ कैपिटल भी वगैरह रेज करे हुए हैं उसके बारे में हम जब बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। और एक जो कुछ अपडेट वगैरह वो हम देख लेते हैं कि जनवरी 2021 में जो है बैंक ने जो है इनॉग्रेट करा हुआ है डेटा एंड एनालिटिक्स सेंटर का बेंगलोर में, जो कि ये हब ऑफ इनोवेशन है। आपको पता है कि बेंगलोर में जो सबसे ज़्यादा जो है इनोवेशन होती है एआई की हो चाहे मशीन लर्निंग की आईटी से जितनी भी चीज़ें हैं ये वहाँ पे होती हैं। तो इन्होंने वहाँ पे जो है एक डेटा एंड एनालिटिक्स सेंटर जो है वो भी एक बनाया हुआ है बेंगलुरु में, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव है। आप देखो आने वाले टाइम में जो है जितने भी जो है डेटा सेंटर्स वगैरह जो है उसका जो है आने वाले टाइम में फ्यूचर जो है काफ़ी ग्रीन है। बैंक जो है अभी जो है उन्होंने जो है पार्टनरशिप भी जो है करी हुई है NEC कॉर्पोरेशन एंड HPE इन दोनों के साथ में जो है इन्होंने कॉर्पोरेशन करा हुआ है फॉर डेटा लेक हाउस इम्प्लीमेंटेशन एंड विद माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग अ एडवांस एनालिटिक प्लेटफॉर्म फॉर डाटा लेक इन क्लाउड। तो ये जो है काफ़ी जो है जितने भी जो है डेटा सेंटर्स के रिलेटेड जो इर्द गिर्द जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें भी जो है ये काफ़ी फोकस वगैरह है उसमें भी ये जो है डीप डाइव कर रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। क्योंकि आने वाले टाइम में जो है ये बिजनेस जो है इंडिया में जो है स्पेशली काफ़ी ग्रो करने के चांसेस रखता है। इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या फिर जो है दूसरे जो प्राइवेट बैंक जो हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा जो है जितना भी जो डेटा है जो भी हम ऑनलाइन ब्राउज करते हैं वो इंडिया में ही रहे। तो इसमें जो है डेटा सिक्योरिटी ज़्यादा बनी रहती है। और डेफिनेटली जो है जैसे जैसे इंडस्ट्री इंडिया में आएगी डेटा के रिलेटेड जो है तो जो है इंडिया को भी वो ग्रो करने में हेल्प करेगी। इसके बाद में जो है इन्होंने काफ़ी सारे ऑनलाइन रिटेल पार्टनर के साथ में टाई अप करा हुआ है और उनके साथ में जो है ये उनकी वेबसाइट वगैरह में जो है कुछ ऑफर्स वगैरह जो हैं या उनके वेबसाइट वगैरह से जो है इनको काफ़ी क्लाइंट्स वगैरह जो है यहाँ पे मिलते हैं। इनके यूज़र्स के जो है स्पेंड वगैरह जो है वो बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये किस किस के साथ में है बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, गोआई बीबो, क्ले ट्रिप, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, डुंजो, इनको जो है इनके साथ में जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाई अप वगैरह भी कर रखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो है कैनरा बैंक जो है वो has approved for initiating a process of diluting a 14.5% stake in the bank in its subsidiary form of Canara HSBC Life Insurance Corporation Limited through IPO। अच्छा तो अभी जो है इन्होंने जो है ये आईपीओ के थ्रू जो है कुछ फंड जो है ये डिल्यूट भी करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली ये जो है उनके जो जॉइंट वेंचर जो था कैनरा बैंक और HSBC उन दोनों को जो है इसका जो है बेनिफिट वगैरह मिलेगा। अब ये उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं ये सारी चीज़ें जो है ये देखने के लिए देखने लायक होंगी कि कहाँ पे जो है ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब जो है इनके जो है हमने कंपनी के बारे में ओवरऑल स्टडीज़ कर ली। आप देख सकते हो कंपनी जो है काफ़ी स्ट्रांग है अपने जो है अगर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है इसने डाइवर्सिफाइड कर रखा हुआ है, चाहे वो अपने लोन बुक में हो अब चाहे वो जो है अपने बिजनेसेस में हो, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करके रखा है। इस तरीके की कंपनीज जनरली मुझे काफ़ी पसंद आती हैं जहाँ पे जो है कंपनी जो अपने आप को काफ़ी डाइवर्सिफाइड करके रखती है
और आने वाले फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में जो है, जहाँ पे जो है इनका जो है इन्वेस्टमेंट का जो है ये आउटलुक भी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में जो आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं, तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 85,000 करोड़ रुपीस का है। वहीं पर ही एंटरप्राइज वैल्यू देखा जाए तो 13,04,097 करोड़ का है। ये ज़्यादा रहता है एंटरप्राइज वैल्यू में, क्योंकि उनका जो है डेट काफ़ी रहता है, जो कि 14.9 टाइम्स इसके जो खुद की जो इसका जो वैल्यू है उससे जो है करीबन-करीबन 15 गुना जो है डेट में रहता है। सबसे अच्छा जो है मुझे इसका ये लगा कि इसका सीएफओ बाय पैट जो है वो 112% के आस-पास में रह रहा है। दैट इज़ फिनोमिनल। अगर आप किसी भी बैंक में देखोगे तो जनरली सीएफओ बाय पैट जो है आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसका ये है कि इसका रिकवरी जो है, इसकी जो लोन जो ये मार्केट में देता है उसमें से जो है ये काफ़ी अच्छा जो है वो रिकवर करके जो है ये अपने पास में पैसे लेकर आ रहा है। तो जितना जो है नेट प्रॉफिट दिखाता है उतना ही उसके पास में जो है कैश भी जो है वो आ जाता है जनरली। तो इसलिए इसका सीएफ ओवर पैट जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। पाइट्रिस्टिक स्कोर जो है 7 है, विच इज़ एक्सीलेंट। 9 इसका मैक्सिमम रहता है। इंट्रिक्सिक वैल्यू 238 रुपीज़ का है दोस्तों, और हमें जो है ये अभी किस वैल्यूएशन में मिल रहा है, ओनली 94 रुपीज़ में, जो कि फिनोमिनल है। ठीक है दोस्तों, आप ये देखो कि इसकी जो वैल्यूएशन जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें काफ़ी कम प्राइस पे जो है हमें इसको देखने को मिल रहा है। आरओसीई और आरओई जो है इसका काफ़ी बेहतरीन है। हमें जो है मोर फोकस जो है आरओई में करना चाहिए, जो कि 18% के आसपास में, विच इज़ वेरी वेरी फिनोमिनल। वहीं पर ही जो है इसका पैग रेशियो जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। इसका जो पी है, और अगर उसको मैं ग्रोथ से अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो 0.06 के आसपास में आ रहा है, विच इज़ फिनोमिनल। 1 से नीचे को हम काफ़ी बेहतरीन मानते हैं, ये तो बहुत ही कम है। 0.06 इज़ एक्सट्रीमली गुड। इसके अलावा जो है इसको जो है अगर हम प्राइस टू बुक देखें तो 0.93 है। इसका मतलब कि ये जो इसकी जो खुद की जो बुक वैल्यू क्या होती है, कि कंपनी की जो है उसकी खुद की वैल्यू क्या है, इसके कितने ऑफिसेज हैं, इसके कितना जो है एसेट्स वगैरह हैं, उन सारों को अगर हम वैल्यू करें तो वो उसकी बुक वैल्यू होती है। ये बुक वैल्यू से भी कम में ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव फॉर अस। यहीं पर ही लेकिन अगर हम इंडस्ट्री के बुक वैल्यू से देखें तो वहाँ से हमें डेफिनेटली हमें महंगा देखने को मिल रहा है। तो हम जो है इसको जो है कंपेयर करेंगे खुद के लास्ट 5 ईयर, 3 ईयर और 10 ईयर्स के डेटा से, और हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि हमें जो है ये कौन सी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। वहीं पर ही अगर हम पी से अगर हम वैल्यू करें तो पी से जो है ये हमें अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। 5 का इसका पी है, और जनरली इंडस्ट्री का जो पी जो रहता है वो 9 के आसपास में रहता है। तो ये हमें जो है काफ़ी पॉजिटिव है इस चीज़ में। अब जो है इसका जो है एक बार चार्ट देख लेते हैं। इसका मैक्सिमम अगर पूरे लाइफ टाइम का अगर हम चार्ट देखें तो ऑल टाइम हाई जो है दोस्तों इसने बनाया था 2010 में। वहाँ से एक लंबे कंसोलिडेशन में ये चल गया था। अब 2010 में और 2024 में आज जो डिफरेंस जो आया है वो दोस्तों, एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस से अगर हम देखना चाहें तो 2010 का डेटा तो नहीं है, 2013 से भी अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो जो 34,000 करोड़ का जो बिजनेस जो 2013 में करते थे, और आज जो है वो 1,14,241 करोड़ का जो है ये बिजनेस कर रहे हैं। इट मीन्स समवेयर अराउंड जो है 3 से 4 जो है गुना वो मल्टीप्लाई ऑलरेडी रेवेन्यू में हो चुका है। लेकिन प्राइस जो है आपको 2010 के प्राइस में आपको ये लेने का मौका मिल रहा है। वहीं पर ही जो नेट प्रॉफिट उस टाइम में जो है ये 3,000 करोड़ के आसपास का जो नेट प्रॉफिट होता था, जो कि आज में अगर हम देखें तो वो 15,000 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट जो है इन्होंने ये डिलीवर करा हुआ है, जो कि समवेयर अराउंड जो है वो 5 गुना के आसपास में जो है वो आपको प्रॉफिट बढ़ने को देखने को मिल रहा है। इसके बाद में जो है 2010 से 2024 मीन्स समवेयर अराउंड 14 साल का एक लंबा प्राइस कंसोलिडेशन आपको मिलने को मिल रहा है। मेरे को इस तरह की कंपनीज भी काफ़ी पसंद आती हैं कि जहाँ पे जो है एक कंसोलिडेशन काफ़ी लंबा हो, प्राइस जो है हमें 10-12 साल पुराना मिल रहा हो और वो कंसोलिडेशन के अभी पास में आ चुका है। ठीक है? तो अभी आने वाले टाइम में जब ये ब्रेकआउट देगा, डेफिनेटली इसमें जो है ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ब्रेकआउट हो जाएगा, कुछ कंसोलिडेशन होगा, ब्रेकआउट होगा, लेकिन आने वाले अगर आप 3 से 5 साल का अगर इसमें अगर आप टाइम रख के चलें तो इसमें जो है एक अच्छा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जो है होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप ये देखिए कि रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो 3 से 5 गुना जो है वो ऑलरेडी डबल हो चुका है, और जो प्राइस जो है हमें एक लंबा कंसोलिडेशन 12 साल के 15 साल के कंसोलिडेशन में जो है ये हमें उसके आसपास में ये हमें मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है रिसेंटली भी जो है काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। अगर मैं जो है इसकी रिसेंटली गिरावट अगर मैं देखूं तो आप ये देखो कि 123 का जो स्टॉक जो होता था वो 95 रुपीज़ के आसपास में आ चुका है। तो इसमें भी जो है 20 से 25% की जो है गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई से अगर मैं देखूँ, जो कि मैंने आपको बताया कि 2010 में जो इसका जो ऑल टाइम हाई बनाया था उससे अभी भी जो है ये 42.6 43% जो है ये डाउन है, जबकि जो है ऑल टाइम हाई
जो है इसका रेवेन्यू ऑल टाइम हाई इसका जो है प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अब जो है इसका एक बार वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। अगर पी रेशियो से जो है अगर इसका वैल्यूएशन अगर मैं लास्ट 5 साल में चेक करूँ, तो जो है आप देखेंगे मीडियन से जो है हमें नीचे के प्राइस में मिल रहा है। इसका मतलब काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन में हमें पीई बेसिस में मिल रहा है। बट जनरली हम बैंक में प्राइस टू बुक को जो हम ज़्यादा इसको हम वैल्यू करते हैं। 5 साल में अगर हमें देखा जाए तो ये डेफ़िनिटली हमें जो है थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जनरली जो है ये अपने मीडियन के जो कि 0.6 के मीडियन में रहता था, वहाँ पे ये ट्रेड करता था। अभी जो है ये 0.9 के आसपास में जो है ये हमें ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। वहीं पर ही जो है अगर मैं इसको 10 साल के इसमें अगर मैं देखूँ तो इसका मीडियन 0.5 के आसपास में रहता था। और अगर मैं जो है इसको मैक्सिमम से अगर मैं देखूँ तो इसका जो 0.7 के आसपास में जो है रहता था। मैक्सिमम टाइम फ्रेम से अगर हम देख रहे हैं तो हमें जो है ये फिर भी थोड़ा-सा रीज़नेबल हमें देखने को मिल रहा है 0.7 के आसपास में, जबकि इसका जो है मीडियन जो है 0.7 है और अभी जो है इसका 0.8 के आसपास में है। तो मैक्सिमम टाइम फ्रेम से अगर हम देखें तो वैल्यूएशन हमें ठीक-ठाक अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जो है एक बार जो है इसके जो हैं प्रोज़ एंड कॉन्स देख लेते हैं। स्टॉक जो है 0.9 टाइम जो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है। गुड डिविडेंड यील्ड है इसका 3% का। कंपनी जो है गुड प्रॉफिट जो है ये जनरेट कर रही है। 90% का सीएजीआर है लास्ट 5 ईयर में, व्हिच इज़ फिनोमिनल जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ जो है इन्होंने करा हुआ है। कंपनी जो है वो एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है, 19% का जो है ये है। इसके बाद में जो कौन जो है कंपनी जो है इसका लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। कंटीजेंट लायबिलिटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 2,23,809 करोड़ के आसपास कंपनी जो है वो अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को भी कैपिटलाइज कर सकती है, या हो सकता है इसने किया हो। अर्निंग जो है अदर इनकम से काफ़ी आती है, इसमें अदर इनकम से डेफिनेटली जो है वो आएगी, क्योंकि इनका जो है होल्डिंग जो है दूसरी कंपनीज में जो इनकी जो सब्सिडरीज है जहाँ पे इन्होंने जेवी कर रखा है वहाँ पे एक रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर ही अगर मैं पीयर्स की बात करूँ दोस्तों, ये जो है ये काफ़ी कंपैरिजन हम लेवल में करते हैं। तो इस अगर हम कंपैरिजन में अगर हम करें तो पेग रेशियो जो है वो 0.1 का है। और वहीं पर ही जो है अगर आप दूसरे से अगर आप कंपेयर करोगे, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है पी पेग रेशियो जो काफ़ी अच्छा है 0.08, जो इससे भी काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा जो है सेकंड नंबर में जो है इसका जो है पेग रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। पीई सॉरी कैनरा बैंक का जो है सबसे बेहतरीन है। इसके बाद में जो है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का देखने को मिल रहा है। तो कैनरा बैंक का जो है सबसे बेहतरीन पेग रेशियो है वो कैनरा बैंक का है, सॉरी। तो पीई अगर हम देखा जाए तो सबसे बेहतरीन जो है आपको देखने को मिल रहा है यूनियन बैंक का, लेकिन जो है इसके बाद में सेकंड नंबर में जो है आपको कैनरा बैंक का भी पीई रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप ये देखो कि जितना ये नेट प्रॉफिट एक साल में करती है, अगर वो सेम करता रहे, जबकि ये बढ़ता रहे, अगर सेम करता रहे तो आपका 5 से साढ़े 5 साल में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी थी वो आपका पूरा का पूरा वापिस आ जाएगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन डील है। इतने में तो कोई भी जो है आपको जो बैंक मिलना जो है काफ़ी मुश्किल रहता है, लेकिन इस तरीके के वैल्यूएशन में एक काफ़ी ब्रांडेड बैंक कैनरा बैंक जिसको काफ़ी लोग जानते हैं, तो उसका इतना लो पी मिलना विच इज़ फिनोमिनल। ठीक है, वहीं पर ये जो है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 14.35% है, जो कि सेकंड नंबर में जो है गुड है। सबसे अच्छा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है दे आर द लीडर इन जो है गवर्नमेंट बैंक्स, तो इनका जो है ये तो लीडर है ही। इसके अलावा जो है कैनरा बैंक का भी जो है 14.35% जो है काफ़ी अच्छा जो है आरओई जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही अगर जो हम सेल्स में अगर हम देखें तो सेल्स में जो है ये अगेन जो है सबसे बेहतरीन सेल जो जनरेट जो करा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है 3 साल के एवरेज में करा हुआ है। वहीं पर ही जो है थर्ड नंबर में जो है कैनरा बैंक ने जो है काफ़ी अच्छा सेल यहाँ पे भी इसने जनरेट करा हुआ है। करंट मार्केट टू बुक वैल्यू में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन जो है वो देखने को मिल रहा है 0.85, जो कि यूनियन बैंक है। उसके बाद में वैल्यूएशन वाइज भी देखा जाए तो कैनरा बैंक जो है दे आर जो इनके जो पीएस से जो है जो हम 7 पीएस से कंपैरिजन कर रहे हैं तो करीबन करीबन जो सेकंड नंबर में जो है वैल्यूएशन में भी जो है ये काफ़ी अच्छे लेवल पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हमने जो है इसको पीयर से कंपेयर कर लिया, पीयर से भी जो है ये हमें काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे जो है हमें ये देखने को मिल रहा है। अब जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, जो ये अभी जो है अभी रिसेंट तो इनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है। जून का जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं यही आपको कह रहा था कि देखो अभी रिसेंटली रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इसका जो स्टॉक में जो है आपको डाउनफॉल काफ़ी 20% के आसपास का डाउनफॉल ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, जबकि इसके फाइनेंशियल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये जो है काफ़ी एक अच्छा लेवल होता है किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करने का।
अब जो है इसको हम देख लेते हैं कि जून 2024 में जो है इसने 29,173 करोड़ का बिज़नेस करा था, जबकि मार्च में जो है इसने 29,286 करोड़ का बिज़नेस करा था। तो इसमें जो है थोड़ा-सा जो है इसमें डेफ़िनिटली थोड़ा-सा डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। हल्का-सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहीं लास्ट जून से अगर हम देखेंगे तो 25,441 करोड़ के बिज़नेस से जो है, वहाँ पे जो है ये 29,143 करोड़ के बिज़नेस में जो है ये मूव कर चुका है। वहीं पर ही जो है अगर मैं जो है इसका प्रॉफ़िट अगर मैं देखूँ तो 4,098 करोड़ का जो है इसका प्रॉफ़िट था। वहीं पर ही अगर मार्च से कंपेयर करें तो 3,991 करोड़ से जो है कुछ इसमें थोड़ा-सा इम्प्रूव हुआ है। लेकिन लास्ट जून से अगर हम देखें कि 2,755 करोड़ से जो है काफ़ी एक अच्छा जो है हमें मूवमेंट देखने को इसके नेट प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिला है। अच्छा, ग्रॉस एनपीए दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ये लोएस्ट एवर जो है हमें देखने को मिल रहा है मोस्ट ऑफ द बैंक के केसेस में। देखो अगर मैं जो है 7 से 8 जो है 3 मंथ्स बिफोर का अगर मैं देखूँ, क्वार्टर क्वार्टर का अगर मैं देखूँ, 7 से 8 मंथ्स का जो है अगर मैं देखूँ, तो जो है इसका जो एनपीए जो है वो 8% के आसपास में हमें देखने को मिल रहा था। अभी वो घट के जो है 4% के आसपास में मिल रहा है, व्हिच इज़ पॉजिटिव साइड। वहीं पर ही जो है जो इसका जो नेट एनपीए जो था, जो कि 3% साढ़े 3% के आसपास में हमें देखने को मिलता था, वो भी जो है अभी लोएस्ट एवर 1.24% के आसपास में जो है वो हमें अभी देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है अगर इसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं देखूँ तो जो है इसका जो है लास्ट 5 साल का अगर मैं बात करूँ तो 70,000 करोड़, 85,000 करोड़, 110,000 करोड़ और अभी जो है 114,000 करोड़, 101 114,000 करोड़ के आसपास में जो है हमें ये देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा जो है इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो है अगर आप बोलेंगे कि ये कितना परसेंट जो है सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है, तो अगर हम देखेंगे कि जो इसका जो सेल्स ग्रोथ जो है लास्ट 3 साल में 16% के हिसाब से ग्रो करा है। लास्ट 1 साल में अगर हम देखेंगे तो वो 23% के हिसाब से ग्रो करा है और लॉन्ग टर्म में अगर ये देखा जाए तो 5 साल में जो है ये 18% से, और अगर जो इन सिंस इंसेप्शन जब से कंपनी शुरू हुई है उसका ग्रोथ तो इसमें मेंशन नहीं है। 10 साल से अगर हम देखेंगे तो 11% के आसपास में जो है इसका हमें ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है? वहीं पर ही जो है इसका जो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 10 साल में जो है 19% के आसपास का ग्रोथ है, 5 साल में जो है 91% के आसपास का ग्रोथ है, 3 साल में 75% के आसपास से ग्रोथ करा हुआ है, व्हिच इज़ फिनोमिनल। और लास्ट ईयर से अगर 12 ट्रेलिंग मंथ का अगर हम देखें तो 22% के आसपास में ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सीएजीआर स्टॉक ने अगर देखा जाए तो देखो बहुत बड़ी जो है इसने लैगिंग करी हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो जहाँ पे 19% से जो है 2 साल में करा हुआ है, 10 साल में जो 19% से ग्रो करा हुआ, मात्र 2% के आसपास में जो है 2% के आसपास में स्टॉक की मूवमेंट हुई है। वहीं पे जो 5 साल का जो मूवमेंट जो है, जो 91% का जो है प्रॉफिट ग्रोथ करा है, वहीं पर इस स्टॉक ने मात्र 19% का ग्रोथ करा हुआ है। 3 साल में जहाँ पे प्रॉफिट 75% से ग्रो करा है, वहीं पर ही 3 साल में ये मात्र 30% से ग्रो करा हुआ है। और 12 ट्रेलिंग मंथ में 22 और 24%, ये फिर भी लास्ट 1 ईयर का डेटा जो हमें मैच करने को दिख रहा है। लेकिन अगर 3 साल, 5 साल, 10 साल से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है स्टॉक प्राइस और प्रॉफिट ग्रोथ में। तो ये डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो है ये हमें जो है मैच करता हुआ देखने को मिल सकता है। आरओई अगर हम बात करें तो 10 साल का जो एवरेज जो 7%, 5 साल का 11%, 3 साल का 14% और अभी लास्ट ईयर में जो है वो 18% के आसपास में जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो हर साल जो है ये इंक्रीज कर रहे हैं, उसमें जो है कुछ ना कुछ जो है ये इंक्रीज करते हुए देख रहे हैं। तो ये भी काफी पॉजिटिव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा जो है आप जो है ये देख सकते हैं कि इसका जो परफॉर्मेंस जो है, जैसे कि इसमें तो डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिल रही है, चाहे वो इसका रेवेन्यू हो, चाहे इसका जो है नेट प्रॉफिट जो है, इसका काफ़ी जो है इसमें ग्रोथ जो है आपको देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर में भी आप देख लो कि अर्निंग पर शेयर भी जो है डेफिनेटली जो है इसका ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली चल ही रहा है। अगर हम लास्ट जो इसका जो 2010 से भी 2013 से भी अगर हम कंपेयर करें, तभी भी जो 12 का होता था वो 17 के आसपास में हो गया, उसमें भी जो है हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट अगर आप देखें तो इक्विटी कैपिटल जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो लगभग लगभग सेम है लास्ट 3 सालों से। रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली ये बढ़ाते जा रहे हैं। आपको दोस्तों ये जरूर देखना है कि रिजर्व जो है ये बढ़ता रहे। रिजर्व बढ़ने का ये बेनिफिट होता है कि हमें जो है आरओसीई और आरओई का एक बेटर पिक्चर देता है। अगर ये रिजर्व घट रहे हैं, रिजर्व घटने के कारण से भी जो है आरओई जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखता है। तो ये जो है ये आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है कि क्या ये रिजर्व तो अपने टाइम टू टाइम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी जो है इन्फ्लेशन है, सारी चीज़ें जो है उसके बढ़ने के कारण से जो है
ये सारी डिफरेंस जो है ये हमें देखने को मिलता है। बोरिंग्स वगैरह इनकी डेफिनेटली बढ़ती रहेंगी, क्योंकि जो है ये बैंक है, तो इसको जो है कस्टमर से, कासा से, करंट अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है इनको बोरिंग वगैरह करते रहना पड़ता है। तो ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटीज़ वगैरह जो है इनकी इंक्रीज हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ इनकी जो है अभी जो है 1,53,500 के आसपास में जो है सेम इनके एसेट्स वगैरह भी रहते हैं, क्योंकि ये इक्वली रहता है। फिक्स एसेट्स जो है वो हर साल जो है आपको देखने में जो है इसमें इंक्रीज होता रहा है। इसमें इनकी इनके जो है बैंक्स वगैरह जो हैं उसमें जितने भी जो फिक्स एसेट्स का जो काम जो रहता है वो सारा जो है वो इसमें इंक्लूड देखने को मिल रहा है। तो अब आप देख लो कि इसमें जो है बिल्डिंग में ये कितना खर्चा कर रहे हैं। बिल्डिंग में जो है ये 11,748 करोड़ के आसपास में जो है इन्होंने